नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण समझेंगे। भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है और व्याकरण क्या है। अब आप इस चित्र में देखिए, ये इशारे कर रहा है, ये अपने भाव व्यक्त कर रहा है। एक संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से अपने भाव व्यक्त कर रहा है। आगे देखिए, ये अध्यापिका बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं। ये भी अपने भाव व्यक्त कर रही हैं, अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, लेकिन लिख कर। अब फिर ये ट्रैफिक पुलिस वाला इशारे करके बता रहा है, अपने इशारे से अपने मन के भाव बताए हैं। अब हम आज आपके पाठ भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण पाठ 1 के माध्यम से जानेंगे। मैं कुछ संवाद पढ़ूंगी, बातचीत पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। मोहन, क्या तुम जानते हो कि कल विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। वार्षिकोत्सव मीन्स ये जो आप एनुअल डे फंक्शन मनाते हैं। सोहन, हाँ। मोहन, मैं उस उत्सव में भाग ले रहा हूँ। मोहन, अच्छा, तुम वहाँ क्या करोगे। मोहन, मैं कविता पाठ करूँगा। सोहन, यदि मुझे पता होता तो मैं भी कुछ न कुछ तैयारी अवश्य करता। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों, देखा आपने, मोहन और सोहन एक दूसरे के विचारों को बोलकर तथा सुनकर समझ सकें। ये ऐसे बातें कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बातों को बोलकर या सुनकर समझ रहे हैं, समझ सके हैं अब तक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसमें अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और उनके भाव जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। कभी कभी वह कुछ ध्वनि संकेतों का उच्चारण करता है। ये ध्वनि संकेत ही भाषा की उत्पत्ति के मूल में कार्य करते हैं, भाषा को बनाते हैं। ये ध्वनियों से ही भाषा बनती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की रचना मनुष्य द्वारा उच्चरित ध्वनियों से होती है। चेहरे के हाव भाव, हंसकर, रोकर, आँखों, उंगलियों आदि से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति तो हो सकती है कि हम आँखों के इशारे करते हैं। अभिव्यक्ति तो हो सकती है कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं, पर वह भाषा नहीं कही जा सकती। जो इशारा हम करते हैं वो भाषा नहीं कही जा सकती। उसमें बोलना होता है, लिखना होता है। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। या तो अपने भाव लिखकर दूसरे तक पहुंचाएगा या बोलकर पहुंचाएगा। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मौखिक भाषा जो बोलकर प्रकट की जाए, जो आम बोलचाल की बोलने की भाषा है, वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब उस भाषा को हम लिखते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। जिसको लिख कर प्रकट किया जाए, अपने मन के भाव विचार जब हम लिख कर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। अब आप आगे देखिए, इस चित्र में कुछ भावों और विचारों का लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त कर रखा है, लिख कर बताया हुआ है कुछ भाव अपने, वो लिखित रूप है भाषा का। लिखित रूप का महत्व क्या है। लिखित रूप का ये महत्व है, मौखिक को हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन लिखित रूप जो भाषा का है वो लिखा रहेगा सदैव के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए हमारे पास वो स्थायी रूप से रहेगा लिखा हुआ। कितनी किताबें लिखी हुई हैं, वेद पुराण ग्रंथ कितने हैं, उसमें लिखित रूप है तो उसको हम भी अभी भी जान पा रहे हैं। इसलिए लिखित भाषा का लिखित रूप स्थायी रूप से रहता है और मौखिक जल्दी खत्म हो जाता है, हम भूल जाते हैं। मौखिक व लिखित भाषा के रूपों में अंतर देखेंगे। अब क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है।
भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है, जो सबसे पहले इसी से शुरू होता है। यही भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ। बच्चा आसपास के वातावरण से बिना प्रयास किए जो भाषा सीख जाता है वह भाषा का मौखिक रूप है। पर लिखित रूप सीखने के लिए अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। उसको कैसे लिखा जाता है, वर्ण की बनावट कैसे होती है, उसे लिपि जाननी पड़ती है। भाषा का मौखिक रूप आसानी से बदलता रहता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। अब बोली क्या है? भारत जैसे विशाल देश में अनेक बोलियां प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्र में, छोटे छोटे में अलग अलग बोलियां हैं। उनमें से प्रमुख हैं हरियाणवी, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी आदि। ये कुछ बोलियां हैं, बोली जो अलग अलग सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। वाणी मीन्स आवाज़, ये बोली, भाषा जो बदल जाती है, बोली। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाली मौखिक भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता। स्थानीय, वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बोली कहलाता है। उपभाषा व भाषा में अंतर जानिए। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। उसमें अनेक बोलियां आ जाती हैं उपभाषा में। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। जब एक साहित्यकार द्वारा वो अपने अलग अलग बहुत सारी रचनाएं उस बोली में जब वो लिख देता है तो उसको मान्यता मिल जाती है और वह उपभाषा का रूप ले लेती है। जब कोई साहित्यकार किसी एक बोली में अपने अलग अलग रचनाएं करता है तो वो बोली उपभाषा का रूप ले लेती है। जैसे अभी आप देखिए, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना कर उसे भाषा का दर्जा दिलाया। जब अवधि में रामचरितमानस लिखा गया तो वो भाषा का दर्जा दिला दिया उसको। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। उनकी अलग अलग बोलियां हैं। अब देखिए उपभाषा कौन सी है और उन उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो जो ये हमारी हरियाणवी बोली है ये पश्चिमी हिंदी में आती है। बिहारी हिंदी भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। ये सब आते हैं राजस्थानी हिंदी में। अब लिपि क्या है? जो ध्वनियों को कुछ चिन्ह दिए गए हैं उनको लिखने के लिए। जब ध्वनि भाषा जब निकलती है, जब वो बोल निकलते हैं मुंह से, उनको कुछ चिन्ह दिए गए हैं लिखने के लिए, वो लिपि है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए मीन्स लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा की अपनी अपनी अलग अलग भाषा की लिपि अलग है। अनेक भाषाएं हैं और उनकी लिपियां भी अनेक हैं। कुछ जानेंगे हम जो महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। उर्दू, फारसी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन। जापानी, जापानी। अरबी, अरबी और फारसी की फारसी। ये इनकी लिपियां हैं और ये इधर आपको भाषाएं दिखाई गई हैं। जो भाषाएं किस भाषा की कौन सी लिपि है ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे। भाषाएं और उनकी लिपियां। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब जो ये नोट दिए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है फारसी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो आपको ये याद होना चाहिए। व्याकरण क्या है? नियम में बांधना। किसी भी भाषा को, लिपि को जब हम नियम में बांध देते हैं, उसका शुद्ध रूप ले लेते हैं,
तो वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है, कि इसका शुद्ध रूप हमें कौन ज्ञान कराता है? व्याकरण। व्याकरण के अंग देखिए, व्याकरण के अंग हैं ध्वनि विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। एक बार फिर बोलेंगे व्याकरण के अंग: ध्वनि विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ध्वनि विचार क्या है? इसमें ध्वनियों के भेद, उच्चारण, लेखन व उनके संयोजन पर विचार किया जाता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती हैं, जो आवाज़ आती हैं। शब्द विचार, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतर व रचना पर विचार किया जाता है। फिर आता पद विचार, इसमें पद भेद, पदबंध पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण व विराम चिन्ह पर विचार किया जाता है। विराम चिन्ह पता है आपको? विराम चिन्ह जो भाषा के लिखित रूप में थोड़ा सा विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। इन सभी के विषय में आगे के अध्यायों में विस्तार से विचार किया जाएगा, ये आपको कहा है। तो इसका मतलब आप आगे के जो अध्याय हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में आपको बताए गए हैं। ध्वनि विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, पद विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है। आगे ये आपको अध्याय मिलेंगे, पूरे पाठ मिलेंगे, उसमें इनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, अच्छे से जानकारी मिलेगी विस्तार पूर्वक। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे कल करेंगे। इतना आप परिभाषाएं लिखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे जितना मैंने पढ़ाया। अब आप सबके पास व्याकरण की पुस्तक भी है, आप ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़ेंगे और परिभाषा अपनी नोटबुक में लिखेंगे। किस किस की लिखेंगे? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के अंग। अंग के सिर्फ नाम लिखोगे, 4 कौन से व्याकरण के अंग होते हैं, और भाषा की परिभाषा लिखने के बाद भाषा के रूप भी लिखोगे। इतना आप करेंगे अपनी नोटबुक में, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।